हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है हमारे बीए प्रोग्राम 4 सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स के लिए। सो गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गई हूँ आपके पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट का एक असाइनमेंट का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर। तो दोस्तों, आपने पिछली वीडियोस को बहुत प्यार दिया, उसके लिए तो थैंक यू सो मच गाइस। एंड दोस्तों, आज की इस वीडियो को भी आपको अच्छे से फॉलो करना है। ये वीडियो आप लोग के असाइनमेंट में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो के ऊपर मैं आपको 400 लाइक्स का टारगेट दे रही हूँ। ये टारगेट आप लोगों को कंप्लीट करना है। एंड दोस्तों, चलिए सबसे पहले मैं आप लोगों को वो क्वेश्चन दिखा देती हूँ जिसका आंसर आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। सो दोस्तों, पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट के असाइनमेंट के अंदर भी आपको 2 ही क्वेश्चन करने हैं। 4 क्वेश्चन आप लोगों के सामने दे रखे हैं। सो दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को जो क्वेश्चन कराने वाली हूँ वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमसे क्या पूछा जा रहा है, चलिए इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमसे पूछा जा रहा है कि शीत युद्ध के लिए उत्तरदायी कारकों का सम आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। यानी कि दोस्तों, आप लोगों को शीत युद्ध के कारण बताने हैं। शीत युद्ध के जो किन चीज़ों की वजह से शीत युद्ध की घटना हुई उसके बारे में आपको बताना है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन से रिलेटेड सारे पॉइंट मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ 1 बाय 1 करके। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से 1 बाय 1 करके सारे पॉइंट्स को डिस्कस करना शुरू करते हैं। सो दोस्तों, हमारा जो सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है हमारा परिचय। तो गाइज, इस क्वेश्चन के आंसर में आपको परिचय कुछ इस तरीके से देना है कि शीत युद्ध की अवधारणा का जन्म द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद 1945 में हुआ। ये अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की एक सच्चाई है जो अमेरिका तथा सोवियत संघ के पारस्परिक संबंधों को उजागर करती है। ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का एक नया अध्याय है। इसे एक नया अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक विकास का नाम भी दिया जा सकता है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका और सोवियत संघ के मध्य मित्रता का जो नया अध्याय शुरू हुआ था वह युद्ध के बाद समाप्त हो गया। दोनों महाशक्तियों में पारस्परिक मतभेद और वैमनस्य की भावना और अधिक गहरी हो गई और दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास करने लगे। इस प्रयास से दोनों देशों में कूटनीतिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्रों में सहयोग की बजाय एक संघर्षपूर्ण स्थिति का जन्म हो गया। सो दोस्तों, इस तरीके से आप लोगों को परिचय देना है। दोस्तों, परिचय मैंने आपको बिल्कुल सिंपल दिया है। यहाँ पे आप लोगों को एक चीज़ जो ध्यान रखनी है वो ये याद रखना है कि जो शीत युद्ध है उसकी जो स्टार्टिंग हुई है वो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1945 हुई है, 45 में हुई है। बेसिकली गाइस, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में शीत युद्ध एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड माना जाता है जब शीत युद्ध चल रहा था। दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध के टाइम पे अमेरिका और सोवियत संघ, जिसे हम आज रूस बोलते हैं, उस टाइम पे सोवियत संघ के नाम से जाना जाता था। अमेरिका और सोवियत संघ द्वितीय विश्व युद्ध में एक साथ थे, लेकिन जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ ये दोनों अलग अलग हो गए और ये दोनों ही वर्ल्ड की 2 बहुत बड़ी पावर बन गए। और अब ये दोनों एक दूसरे से आगे निकलना चाहते थे हर क्षेत्र के अंदर, फिर चाहे वो हथियार बनाना हो, बिजनेस हो, हर क्षेत्र के अंदर इन लोगों को एक दूसरे से आगे निकलना था। और एक दूसरे से आगे निकलने के लिए ये लोग एक दूसरे की खूब बुराई करते थे, एक दूसरे की खूब आलोचना करते थे। और ये जो विरोध संघर्ष इन दोनों के बीच चल रहा था, इसी को हम कहते हैं शीत युद्ध। तो दोस्तों, शीत युद्ध के अंदर कोई हथियारों से लड़ाई नहीं की गई थी, बल्कि ये एक ऐसा युद्ध था जब एक दूसरे को मौखिक तौर पर, यानी कि बातों से, एक दूसरे देश को नीचा दिखाया जाता था। और शीत युद्ध के कारण जो हमारी पूरी दुनिया है, हमारा पूरा विश्व है, ये 2 गुटों में बंटकर रह गया था। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझनी है। यहाँ पे आप लोगों को ये सिंपल तरीके से आपको अपना इंट्रोडक्शन लिखना है। दोस्तों, चलिए अब हम फटाफट से हमारे नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करना शुरू करते हैं। सो दोस्तों, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है शीत युद्ध का अर्थ। तो दोस्तों, चलिए फटाफट से सारे पॉइंट भी हम लोग देख लेते हैं। तो जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है कि यह अस्त्र शस्त्रों का युद्ध ना
धमकियों तक ही सीमित युद्ध था। इस युद्ध में कोई वास्तविक युद्ध नहीं लड़ा गया, ये केवल युद्ध तक ही सीमित रहा। इस युद्ध में दोनों महाशक्तियों के अपने वैचारिक मतभेद ही प्रमुख। ये एक प्रकार का कूटनीतिक युद्ध था जो महाशक्तियों के संकीर्ण स्वार्थ सिद्धियों के प्रयास, एक प्रकार का वाक युद्ध था जो गोली चली और ना ही कोई घायल हुआ। इसमें दोनों महाशक्तियों ने अपने को सर्वोच्च कायम रखने के विश्व के अधिकांश हिस्सों में परोक्ष युद्ध लड़े। युद्ध को शस्त्र युद्ध में बदलने से रोकने के सभी उपायों का भी प्रयोग किया गया। ये केवल कूटनीतिक उपायों द्वारा लड़ा जाने वाला युद्ध था जिसमें दोनों को नीचा दिखाने के सभी उपायों का सहारा लेती रही। इस युद्ध का उद्देश्य अपने अपने गुटों में मित्र राष्ट्रों को शामिल करके अपनी स्थिति मजबूत बनाना था ताकि भविष्य में प्रत्येक अपने अपने विरोधी गुट की चालों को आसानी से काट सके। ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका और सोवियत संघ के मध्य पैदा हुआ अविश्वास व शंका की अंतिम परिणाम था। तो दोस्तों इस तरीके से आप लोगों को शीत युद्ध का अर्थ बताना है। बेसिकली गाइस मैंने अभी आप लोगों को बताया शीत युद्ध एक ऐसा युद्ध था जिसके अंदर किसी भी तरीके के हथियारों का प्रयोग नहीं किया गया था, ना ही कोई लड़ाई हुई थी। लेकिन दोस्तों ये इतना भयानक था शीत युद्ध, जो अस्त्र शस्त्र का युद्ध होता है उससे भी ज़्यादा डेंजरस था, क्योंकि इस टाइम पे दो देश एक दूसरे की खुलेआम बुराई कर रहे थे, एक दूसरे को खुलेआम गलत बोल रहे थे, जो कि इंटरनेशनल रिलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ख़राब स्थिति थी। और जो ये शीत युद्ध था ये कभी भी हथियारों के युद्ध में बदल सकता था अगर इसको रोका नहीं जाता। बेसिकली शीत युद्ध के अंदर जो अमेरिका और सोवियत संघ है ये दोनों ही महान शक्तियाँ थीं, और ये दोनों ही महान शक्तियों के जो वैचारिक मतभेद थे वो नज़र आ रहे थे शीत युद्ध के अंदर, और ये कूटनीतिक युद्ध था, इससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता। शीत रखना इसलिए ज़रूरी था अमेरिका और सोवियत संघ के लिए क्योंकि इससे कहीं ना कहीं इनके जो स्वार्थ थे दोनों देशों के वो पूरे हो रहे थे। शीत युद्ध एक ऐसा युद्ध था जिसके अंदर भले ही गोली बंदूक ना चली हो, लेकिन इसके अंदर पत्र पत्रिकाओं, रेडियो के और प्रचार साधनों से लड़ा गया, और इन साधनों के माध्यम से एक देश से दूसरे देश की खूब बुराई की गई, खूब उसका गलत प्रचार किया गया। सोवियत संघ ने अमेरिका को खूब क्रिटिसाइज़ किया और अमेरिका ने सोवियत संघ को। ना तो कोई गोली चली इस युद्ध के अंदर और ना ही कोई घायल हुआ। ये दो महान शक्तियों के वर्चस्व कायम रखने का युद्ध था। तो दोस्तों इस तरीके से आप लोगों को इन सारे पॉइंट्स को ध्यान रखना है। शीत युद्ध के अंदर दोनों ही देश ये चाहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो राष्ट्रीय हैं, जो उनके फ्रेंड राष्ट्र हैं, वो उनकी तरफ आ जाएं ताकि भविष्य में वो एक दूसरे की चालों को काट सकें। तो दोस्तों ये सारे पॉइंट आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप लोग ज़रूर ध्यान रखिएगा। दोस्तों हमारा नेक्स्ट पॉइंट है शीत युद्ध की परिभाषा। शीत युद्ध की परिभाषा भी दी गई है KPS मेनन के अनुसार। शीत युद्ध दो विरोधी विचारधाराओं, पूंजीवाद और साम्राज्यवाद, दो व्यवस्थाओं, बजवा लोकतंत्र तथा सर्वहार तानाशाही, दो गुट नाटो और वार्सा समझौता, दो राज्य अमेरिका और सोवियत संघ तथा दो नेताओं जॉन फॉस्टर तथा स्टैनली के बीच युद्ध था जिसका प्रभाव पूरे विश्व पर पड़ा। तो दोस्तों इस तरीके KPS मेनन ने इसकी परिभाषा दी है। बेसिकली KPS मेनन यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि जो शीत युद्ध है वो बेसिकली दो विचारधाराओं, दो राज्यों और दो गुटों का युद्ध था। इसके अंदर पूरा विश्व इन्वॉल्व नहीं था, लेकिन इन दोनों गुटों ने कहीं ना कहीं पूरे विश्व पे अपना छाप छोड़ दी थी। कहीं ना कहीं ये जो युद्ध था ये सभी देशों को परेशान कर रहा था। तो दोस्तों इस तरीके से आप लोगों को इस डेफिनेशन को याद रखना है। दोस्तों हमारी दूसरी डेफिनेशन है, जवाहरलाल नेहरू ने शीत युद्ध को परिभाषित करते हुए कहा है कि ये युद्ध
निलंबित मृत्यु दंड के वातावरण का युद्ध था, जो गर्म युद्ध से भी अधिक भयानक था। तो दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू ने शीत युद्ध को गर्म युद्ध से भी अधिक भयानक बताया है। ऑब्वियसली गाइस, इस टाइम पे जो शीत युद्ध जब चल रहा था, उस टाइम पे इतने ज़्यादा हथियार बनाए जा रहे थे अमेरिका और सोवियत संघ की तरफ से कि अगर ये गर्म युद्ध के अंदर बदलता तो ये बहुत बड़ी तबाही ला सकता था। इसीलिए शीत युद्ध गर्म युद्ध से भी ज़्यादा भयानक था, क्योंकि इस टाइम पे ऐसे ऐसे तरीक़ों का प्रयोग किया जा रहा था एक देश को दूसरे देश से नीचा दिखाने के लिए, जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। तो दोस्तों, ये दो डेफिनेशन मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताई हैं, ये दोनों आप लोगों को अपने असाइनमेंट के अंदर ज़रूर मेंशन करनी है। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, इस प्रकार कहा जा सकता है कि शीत युद्ध दो महाशक्तियों के मध्य एक वाक युद्ध था जो कूटनीतिक उपायों पर आधारित था। ये दोनों महाशक्तियों के मध्य द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उत्पन्न तनाव की प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति थी। ये औपचारिक युद्ध ना होने के कारण वास्तविक युद्ध से भी अधिक भयानक था। तो दोस्तों, इस तरीके से आप लोगों को इन सारे पॉइंट्स को ध्यान रखना है। दोस्तों, अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है शीत युद्ध के उत्तरदायी कारक। दोस्तों, शीत युद्ध के उत्तरदायी कारक, इसमें जो हमारा सबसे पहला पॉइंट है वो है सोवियत संघ द्वारा याल्ट समझौते का पालन ना किया जाना। याल्ट सम्मेलन 1945 में रूजवेल्ट, चर्चिल और स्टैनली के बीच हुआ था। इस सम्मेलन में पोलैंड में प्रतिनिधि शासन व्यवस्था को मान्यता देने की बात पर सहमति हुई थी, लेकिन युद्ध की समाप्ति के समय स्टैनली ने वादे से मुकरते हुए वहां पर अपनी लुब्लिनिया सरकार को ही सहायता देना शुरू कर दिया। उसने वहां पर अमेरिका, ब्रिटेन के पर्यवेक्षकों को प्रवेश की अनुमति देने से इनकार कर दिया और पोलैंड की जनवादी नेताओं को गिरफ्तार करना प्रारंभ कर दिया। उसने समझौते की शर्तों के विपरीत हंगरी, रोमानिया, चेकोस्लोवाकिया तथा बुल्गारिया में भी अपना प्रभाव बढ़ाना शुरू कर दिया। उसने धुरी शक्तियों के विरुद्ध पश्चिमी राष्ट्रों की मदद करने में हिचकिचाहट दिखाई। उसने चीन के साम्यवादी दल को भी अप्रत्यक्ष रूप से सहायता पहुंचाने का प्रयास किया। उसने मंचूरिया संकट के समय अपना समझौता विरोधी रुख प्रकट किया। इस तरह याल्ट समझौते के विपरीत कार्य करके सोवियत संघ ने आपसी अविश्वास व बेमंती की भावना को ही जन्म दिया, जो आगे चलकर शीत युद्ध का आधार बनी। दोस्तों, हमारा सबसे पहला पॉइंट है सोवियत संघ द्वारा याल्ट समझौते का पालन न करना। बेसिकली गाइस, याल्ट सम्मेलन 1945 में रूजवेल्ट, चर्चिल और स्टैनली के बीच हुआ था। दोस्तों, ये तीन विश्व के सबसे बड़े नेताओं में से एक थे। स्टैनली सोवियत संघ के नेता थे और चर्चिल और रूजवेल्ट और ब्रिटेन के। तो दोस्तों, यहाँ पे ये तीनों नेता मिले थे इस सम्मेलन में, और यहाँ पे ये तय किया गया था कि जो पोलैंड है वहाँ पे प्रतिनिधि शासन व्यवस्था होगी, यानी कि वहाँ के जो लोग हैं वो अपने प्रतिनिधि खुद चुनेंगे, ना कि वहाँ साम्यवादी व्यवस्था होगी। लेकिन युद्ध की समाप्ति होते ही जो स्टैनली है, जो सोवियत संघ के नेता थे, उन्होंने अपने वादे से मुकरते हुए वहाँ पे अपनी लुब्लिनिया सरकार की सहायता दी, जो वहाँ पे इस प्रतिनिधि शासन व्यवस्था का विरोध कर रही थी। उस सरकार की सहायता की और उसने वहाँ पर अमेरिका तथा ब्रिटेन के जो पर्यवेक्षक थे उन्हें प्रवेश की अनुमति देने से इनकार कर दिया। इसके बाद उसने पोलैंड के जो जनवादी नेता थे उन्हें भी गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। इसके अलावा उसने समझौते की शर्तों के विपरीत हंगरी, रोमानिया और चेकोस्लोवाकिया और बुल्गारिया में भी अपना प्रभाव शुरू कर दिया। बेसिकली गाइस, समझौते में ये तय किया गया था कि अमेरिका और ब्रिटेन के किसी भी काम में जो सोवियत संघ है वो टांग नहीं अड़ाएगा। लेकिन दोस्तों, सोवियत संघ ने ऐसा नहीं किया। उसने समझौता तोड़ते हुए कई अलग अलग देशों में अपनी जो साम्यवादी व्यवस्था है उसको बनाना शुरू कर दिया, और जो लोग साम्यवाद के विरुद्ध, जो लोग पूंजीवाद के विरुद्ध काम कर रहे थे, उन देशों की सहायता करनी शुरू कर दी। बेसिकली उन्होंने साम्यवादी व्यवस्था को बढ़ाना शुरू कर दिया।
ऐसे में दोस्तों जो अमेरिका और ब्रिटेन थे उन्हें ये चीज़ का एहसास हुआ कि सोवियत संघ इस समझौते को नहीं मान रहा है और वो ये समझौता तोड़ रहा है, और इस समझौते को तोड़ने की वजह से इन तीनों देशों के बीच अविश्वास की भावना का जन्म हुआ और आगे चलकर यही शीत युद्ध का आधार बनी। तो दोस्तों ये है हमारा पहला पॉइंट। अब बात करते हैं दोस्तों हम हमारे नेक्स्ट पॉइंट की। तृतीय मोर्चे का प्रश्न। जैसा कि हमने ऊपर देखा, शीत युद्ध का कारण एक दूसरे के प्रति बढ़ता हुआ संदेह और अविश्वास था। 1942 से ही सोवियत संघ और इंग्लैंड अमेरिका में वैचारिक वैमनस्य के चलते मतभेद शुरू हो गया था। इसके कारण इंग्लैंड अमेरिका द्वारा द्वितीय मोर्चे का ना खोला जाना था। जब 1941 में हिटलर ने सोवियत पर पूरे पश्चिमी मोर्चे से अपनी पूरी ताकत के साथ आक्रमण किया, उस समय स्टैनली ने वादे के अनुसार इंग्लैंड अमेरिका से पश्चिम में हिटलर के विरुद्ध द्वितीय मोर्चा खोलने का बार बार आग्रह किया, ताकि सोवियत संघ पर जर्मनी के प्रहार में कमी आ सके और सोवियत संघ को इस अचानक हुए भारी प्रहार से संभलने का मौका मिल सके। लेकिन अमेरिका और इंग्लैंड इस आग्रह को बार बार टालते रहे। ऐसा वे जानबूझकर इसलिए कर रहे थे ताकि नाजी जर्मनी उनके वैचारिक दुश्मन सोवियत संघ की साम्यवादी व्यवस्था का काम तमाम कर दें, जो वे पिछले 20 वर्ष से करना चाहते थे। 1944 में सोवियत संघ ने अपनी संपूर्ण समाजवादी व्यवस्था की शक्ति को एकत्रित कर हिटलर को मोरक्को से पीछे धकेलना शुरू किया। तब पश्चिमी खेमे में हड़कंप मच गया कि अब सोवियत संघ हिटलर से अकेले ही निपटने में सक्षम है, एवं अब उन्हें संदेह होने लगा कि यदि उन्होंने जल्दी दूसरा मोर्चा नहीं खोला तो सोवियत संघ पूरे यूरोप पर कब्जा कर साम्यवादी सरकारें स्थापना कर देगा और पूंजीवाद का अंत ज़्यादा दूर नहीं होगा। अंततः इंग्लैंड अमेरिका ने 5 जून 1944 को फ्रांस में नरमंडी प्रांत में जर्मनी के विरुद्ध अपनी सेना उतारी। दोस्तों ये है हमारा पहला पॉइंट, जिसकी वजह से दोस्तों बेसिकली हमारा दूसरा पॉइंट है जिसकी वजह से शीत युद्ध की स्थिति पैदा हुई। दोस्तों द्वितीय मोर्चे का प्रश्न। बेसिकली गाइस 1942 के अंदर सोवियत संघ के ऊपर जो 1942 में सोवियत संघ, अमेरिका और ब्रिटेन यानी कि इंग्लैंड, इन तीनों की विचारधारा में बहुत ज़्यादा मतभेद होने लगा था, जिसका जो कारण था वो ये था द्वितीय मोर्चे का ना खोला जाना। जब 1941 में हिटलर ने सोवियत संघ पर आक्रमण किया पश्चिम मोर्चे से, तो उस टाइम पे सोवियत संघ के जो मिनिस्टर थे स्टैनली, उन्होंने मदद मांगी अमेरिका और इंग्लैंड से, और उन्होंने कहा कि वो हिटलर को रोके ताकि सोवियत संघ अचानक हुए इस हमले से उबर सके। लेकिन जो अमेरिका और इंग्लैंड थे उन्होंने ऐसा नहीं किया, वो बार बार इस बात को टालते रहे। वो ऐसा जानबूझकर कर रहे थे क्योंकि उनको लग रहा था कि अगर हिटलर ने सोवियत संघ के ऊपर आक्रमण कर दिया तो अब सोवियत संघ को पूरी तरीके से हिटलर नष्ट कर देगा, जिससे कि वो अपने एक ऐसे दुश्मन से छुटकारा पा लेंगे जिससे वो पिछले 20 सालों से छुटकारा पाना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ नहीं हुआ। 1944 के अंदर जो सोवियत संघ है उसने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया और सोवियत संघ ने हिटलर का मुकाबला खुद डटकर किया और हिटलर को हरा दिया। जब ये चीज़ अमेरिका और इंग्लैंड ने देखी तो वो इस चीज़ को देखकर काफ़ी ज़्यादा हिल गए कि कैसे एक सोवियत संघ देश ने खुद ही अपने लेवल पर हिटलर जैसे इतने बड़े तानाशाह को हरा दिया। फिर उन्होंने जल्दबाजी में द्वितीय मोर्चा खोल दिया और जो इंग्लैंड और अमेरिका हैं उन्होंने हिटलर के खिलाफ अपनी सेना उतारी। लेकिन जब तक उन्होंने सेना उतारी तब तक सोवियत संघ को ये बात समझ आ चुकी थी कि अमेरिका और इंग्लैंड उसको तबाह करना चाहते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप लोगों को इस पॉइंट को याद रखना है, ये पॉइंट आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों हमारा नेक्स्ट पॉइंट है एक दूसरे के विरुद्ध प्रचार अभियान। युद्ध के तुरंत बाद सोवियत संघ ने अपनी मीडिया में पश्चिमी राष्ट्रों के विरुद्ध उनकी विश्व में साम्राज्यवादी नीतियों का
खुलकर खुलासा किया एवं उन पर संयुक्त राष्ट्रीय संघ एवं अन्य अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर खुलकर प्रहार किया। एटम बम से हुए उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद के विरुद्ध प्रचार अभियान पूरे विश्व में तेज कर दिया। इससे पश्चिमी राष्ट्रों की प्रतिक्रिया भी ऐसी ही थी। उन्होंने भी अमेरिका के नेतृत्व में सोवियत संघ विरोधी प्रचार अभियान अपनी मीडिया व अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर तेज कर दिया। साम्यवाद का नकली खतरा जनमानस के दिमाग में भरने का प्रयास किया, जो सत्य नहीं था। यह सिलसिला पूरे शीत युद्ध काल में जारी रहा। अंत में एक दूसरे के विरुद्ध कुप्रचार से भी शीत युद्ध की आग को हवा मिली। दोस्तों हमारा तीसरा पॉइंट है एक दूसरे के विरुद्ध प्रचार। दोस्तों जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हुआ, अमेरिका और सोवियत संघ इन दोनों ने एक दूसरे का विरोध करना शुरू कर दिया, एक दूसरे के विरोध में प्रचार करना शुरू कर दिया और इनके जो सहयोगी देश थे वो भी ऐसा ही कर रहे थे। तो दोस्तों ये जो एक दूसरे का विरोध करना था, एक दूसरे की व्यवस्थाओं को गलत बोलना था, इसने भी कहीं ना कहीं शीत युद्ध की आग को बहुत ज़्यादा भड़काया। तो दोस्तों इस पॉइंट को भी आप लोगों को ध्यान रखना है। दोस्तों हमारा नेक्स्ट पॉइंट है एटम बम का आविष्कार। एटम बम का आविष्कार। अमेरिका द्वारा अणु बम हासिल करना भी शीत युद्ध का एक प्रमुख कारण था। ऐसा माना जाता है कि अणु बम ने नागासाकी और हिरोशिमा का ही विध्वंस नहीं किया, बल्कि युद्ध काल में मित्रता का भी अंत कर दिया था। जब अमेरिका में अणु बम पर अनुसंधान चल रहा था तो इसकी प्रगति से इंग्लैंड को पूरी तरह परिचित रखा गया था, लेकिन सोवियत संघ से ये राज छुपाकर रखा गया। इससे सोवियत संघ बेहद नाराज हुआ और इसे बात माना। उधर अमेरिका को ये अभिमान हो गया कि उसके पास अणु बम होने से अब वह विश्व के सर्वोच्च शक्ति बन गया है एवं सोवियत संघ उससे दबकर रहेगा। पर जल्दी ही उसकी इन आशाओं पर पानी फिर गया जब 1949 में सोवियत संघ ने भी अणु बम अपने यहाँ बना लिया। अंततः एक दूसरे के विरुद्ध अविश्वास और भी गहरा होता चला गया। इसने एक शस्त्रीकरण की होड़ को जन्म दिया, एक पूरे विश्व को तीसरे विश्व युद्ध के भय से आतंकित रखा, खासकर परमाणु युद्ध के खतरे से, जो सन 1990 तक इतना एकत्रित कर लिया था कि पूरी पृथ्वी के गोले और उस पर रहने वाले प्रत्येक मानव व जीवों को 50 से 100 बार खत्म किया जा सकता था। अंततः इसने भी दोनों राष्ट्रों में मनमुटाव बढ़ाया। तो दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है एटम बम का आविष्कार। दोस्तों एटम बम, अमेरिका द्वारा जब एटम बम बनाया गया तो अमेरिका द्वारा जब एटम बम बनाया गया तो ये भी शीत युद्ध का एक कारण माना जाता है। दोस्तों जब अमेरिका के अंदर एटम बम के ऊपर अनुसंधान चल रहे थे तो उस टाइम पे इस चीज़ के बारे में इंग्लैंड को तो पता था, लेकिन जो सोवियत संघ है उससे इस बात को छुपाया गया था ताकि सोवियत संघ को ये ना पता चल सके कि बेसिकली एटम बम बनाते कैसे हैं। लेकिन दोस्तों सोवियत संघ को जब इस बात का पता चला तो उसको इस चीज़ का बहुत बुरा लगा। उसको कहीं ना कहीं ये चीज़ का एहसास हो गया कि अमेरिका और इंग्लैंड उसे अलग थलग रखते हैं हर चीज़ से। इसके बाद अमेरिका ने जब एटम बम बना लिया तो उसके बाद उसको ये अभिमान हो गया कि अब वह विश्व की सबसे बड़ी शक्ति है और जो सोवियत संघ है वो अब उससे दबकर रहेगा। लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि 1949 में सोवियत संघ ने भी एटम बम बना लिया और अब एक दूसरे के विरुद्ध में अमेरिका और सोवियत संघ दोनों एक बराबर शक्तिशाली हो चुके थे। इससे अविश्वास की भावना और भी गहरी हो गई और पूरे विश्व के अंदर शस्त्रीकरण की एक होड़ ने जन्म लिया, जिससे कि पूरा विश्व तीसरे विश्व युद्ध के खतरे से आतंकित हो गया, खासकर परमाणु युद्ध के खतरे से। 1990 तक इतने ज़्यादा परमाणु शस्त्र बना लिए गए थे जिससे पूरी पृथ्वी को 50 से 100 बार ख़त्म किया जा सकता था। तो दोस्तों आप लोगों को इस पॉइंट को अच्छे से ध्यान रखना है, ये पॉइंट आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों हमारा नेक्स्ट पॉइंट है पूर्वी यूरोप में साम्यवादी सरकारों की स्थापना।
जब 1944 में सोवियत संघ ने अपने देश को हिटलर से पूर्ण रूप से आज़ाद करा लिया तो उन्होंने युद्ध नहीं रोका, बल्कि सोवियत सेना अब यूरोप के अन्य राष्ट्रीय जो हिटलर के कब्जे में थे एवं घोर यातनाएं सह रहे थे उसको आज़ाद कराने आगे बढ़ी। जहां जनता ने उन्हें अपनी आज़ादी का मसीहा समझा एवं उनका भव्य स्वागत हुआ। ये समाजवादी नेताओं का इन देशों की एवं मानव जाति को हिटलर के चंगुल से निकालने का अभियान था। सोवियत सेना ने अब पीछे मुड़कर नहीं देखा एवं पूर्वी यूरोप के एक के बाद एक देश को हिटलर के चंगुल से आज़ाद करा रहे थे। वहां जनता को अपनी पसंद की साम्यवादी सरकार को सत्ता में आने का अवसर दिया। वे देश थे पोलैंड, हंगरी, बुल्गारिया, रोमानिया, अल्बानिया, चेकोस्लोवाकिया, यूगोस्लोवाकिया और अंततः मित्र राष्ट्रों द्वारा जर्मनी पर कब्जे के बाद सोवियत हिस्से में पूर्व जर्मनी। इन सब देशों में साम्यवादी दलों द्वारा सरकार बनाई गई एवं अब समाजवाद एक विश्व व्यवस्था बन गया। इससे पश्चिमी राष्ट्र काफ़ी बौखला उठे और सोवियत संघ पर याल्टा संधि के उल्लंघन का आरोप लगाया। जैसा कि हमने देखा, इस वातावरण में इन समझौतों के कोई विशेष मायने नहीं थे। तो दोस्तों, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है पूर्वी यूरोप में साम्यवादी सरकारों की स्थापना। दोस्तों, 1944 में जब हिटलर से जो सोवियत संघ है उसने खुद के देश को आज़ाद करा लिया, उसके बाद सोवियत संघ रुका नहीं। उसको सोवियत संघ को ये पता चल चुका था कि उसकी सेना इतनी शक्तिशाली है कि वो हिटलर की सेना को हरा सकती है। इसीलिए सोवियत संघ आगे बढ़ा और उसने पूर्वी यूरोप के देशों को हिटलर के चंगुल से आज़ाद कराना शुरू कर दिया। वहाँ पे हिटलर काफ़ी ज़्यादा उन लोगों पर अत्याचार कर रहा था और काफ़ी ज़्यादा उन लोगों को परेशान कर रहा था। जब सोवियत संघ की तरफ से ऐसी मदद प्रस्तुत की गई तो इन देशों के लिए एक बहुत बड़ी बात थी और जो देश हिटलर के चंगुल में फंसे हुए थे उन्होंने इसका भव्य स्वागत किया। और जैसे ही सोवियत संघ ने हिटलर के कब्जे से इन सभी देशों को आज़ाद किया तो इन देशों के अंदर साम्यवादी सरकार की स्थापना हो गई। क्योंकि साम्यवादी व्यवस्था ने ही इन देशों को बचाया था, तो इसीलिए इन देशों ने अपने यहाँ पर साम्यवादी व्यवस्था स्थापित करने पर कोई भी नाराज़गी नहीं जताई और उन्होंने खुशी खुशी साम्यवादी व्यवस्था को अपनाया। लेकिन इससे पश्चिमी देश काफ़ी बौखला गए और उन्होंने कहा कि ये याल्टा संधि का उल्लंघन है। तो दोस्तों, इस तरीके से ये भी एक कारण बना दोनों देशों के बीच शीत युद्ध का। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है ईरान से सोवियत सेना का ना हटना। युद्ध के समय मित्र राष्ट्रों की सहमति से सोवियत संघ ने उत्तरी ईरान पर कब्जा कर लिया था ताकि दक्षिण की ओर से उनके देश सुरक्षित रह सकें और दक्षिण ईरान में एंग्लो अमेरिकन कब्जा था। युद्ध समाप्त होते ही एंग्लो अमेरिकन सेना हटा ली गई, पर सुरक्षा की दृष्टि से सोवियत संघ ने अपनी सेना कुछ समय के बाद हटाई। इससे भी दोनों खेमों में अनबन रही। इस युद्ध का एक कारण बना। इस युद्ध के और भी कई कारण, मोटे मोटे कारण साहित्य में देखने को मिलते हैं। यहाँ हमने मात्र कुछ प्रमुख कारण ही चर्चा में किए हैं ताकि पाठकों को इस युद्ध के और भी कई छोटे मोटे कारण साहित्य में देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारे सारे कारण फिनिश होते हैं। दोस्तों, हमारा लास्ट पॉइंट है ईरान से सोवियत सेना का ना हटाया जाना। दोस्तों, युद्ध के समय मित्र राष्ट्रों की सहमति से सोवियत संघ ने उत्तरी ईरान पर कब्जा कर लिया ताकि दक्षिण की ओर से देश को सुरक्षित रखा जा सके। दक्षिण ईरान में एंग्लो अमेरिकन कब्जा था और उत्तरी ईरान में सोवियत संघ का कब्जा था। लेकिन दोस्तों, जैसे ही युद्ध समाप्त हुआ तो एंग्लो अमेरिकन सेना तो हटा ली गई, लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से सोवियत संघ ने अपनी सेना को कुछ समय बाद हटाया और ये भी दोनों देशों के बीच एक नाराज़गी का कारण बना, जिससे कि
इन दोनों देशों के बीच शीत युद्ध हुआ। तो दोस्तों ये सारे कारण आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इनको अपने असाइनमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिएगा, आप लोगों की काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी। सो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आज की इस वीडियो में की हुई मेरी मेहनत आपको पसंद आई होगी। दोस्तों पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा। एंड येस गाइस, अगर आप लोग चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो दोस्तों मिलती हूँ मैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।